आज की गपोष्ठी अमेरिका में नहीं, कनाडा में हो रही है, ब्रैम्पटन में। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई साहब पुनीत अरोड़ा हैं और ये नेवी में सीनियर पैटी ऑफिसर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, जो एयरफोर्स में सर्जेंट उसकी इक्विवेलेंट रैंक होती है। अब होता क्या है कि जब फैमिली में कोई नेवी में हो, मिलिट्री में, एयरफोर्स में हो, तो बस वो इस एक सेंटेंस तक बात ख़त्म हो जाती है कि भाई साहब मिलिट्री में थे, नेवी में थे। और गप्पें भाई साहब बहुत अच्छी लगाते हैं, तो हमने सोचा कि इनसे हम बातचीत करेंगे इनके नेवी एक्सपीरियंस पे। तो पुनीत भाई साहब, स्वागत आपका हमारे पॉडकास्ट पे। तो नमस्कार। तो ये बताइए, जैसे हम लोग तो बहुत छोटे थे और आप शायद हम लोग इंटरमीडिएट में थे जब आप नेवी आपने ज्वाइन कर ली थी। हाँ, बिल्कुल अतुल जी। मैं 1984 में जी जुलाई का महीना था, तो ऑलमोस्ट 12th मैंने कंप्लीट कर लिया था 82 में। फिर मैं ITI में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स कर रहा था, इंडियन इंस्टीट्यूट। तो उन्हीं दिनों हमारे यहाँ कॉलेज में NCC का दौर था। NCC। तो मैंने कई कैंप किए NCC में, और मैं वहाँ NCC में लीडर भी था। तो एनुअल ट्रेनिंग कैंप और आर्मी अटैचमेंट कैंप, माउंटेनिंग, रॉक क्लाइंबिंग, मैं माउंट आबू गया, पिथौरागढ़ गया। तो उसके बाद जब मैं लौटा, तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया कि क्यों ना, और फिर पिताजी ने भी जोर दिया। मामा हमारे आर्मी में थे, तो कर्नल साहब, तो उनसे सबसे सहयोग मिला। फिर मेरा नेवी में जाने का मन किया। एक आपको यहाँ पे हम पॉज करें, मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। NCC में जब लोग होते हैं तो आमतौर पे वो उम्र का दौर 16-18 इस तरीके का होता है। आपने कभी एक बार जिक्र किया था कि लड़के उस उम्र में उजड़ भी होते हैं, तो कुछ के पेरेंट्स ने आपसे आके कहा था कि आपको देखा था कि आपका अनुशासन काफ़ी अच्छा है, तो आपसे कहा था कि भाई जरा इन पे नज़र रखो। कोई ऐसी मजेदार बात? मैं लखनऊ से जब चला, तो हमारे साथ उनके पेरेंट्स आए हमारे पास और बोले कि हमारा बेटा पहली बार उड़ीसा चिल्का इतनी दूर जा रहा है, तो आप थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा। और सिंस हमारे पेरेंट्स हमारे साथ नहीं थे, जो घर में ही थे, तो हमने बोला और उनको सर्टिफाइड किया कि हाँ मैं जा रहा हूँ, साथ में मैं उनका ध्यान रखूँगा। और हुआ भी ऐसे ही कि मैं 40 को लेके चला वहाँ, और वहाँ जाके जो हमने लीडरशिप चालू करी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि हम देखते ही देखते वहाँ अपने ग्रुप के कमांडर बने। और बाद में मैं 900 जो रिक्रूट होके आए थे, 900 बच्चों के ऊपर मैं परेड कमांडर था। तो 40 बच्चों को भाई साहब ले गए थे। पहली बात तो 40 के 40 वापस आए, शरीफ बन के वापस आए, और भाई साहब 900 लोगों का कमांड कर रहे थे। वैसे हम लोग जब जो है छोटे थे, तो ऐसा नहीं है कि कोई वो मिलिट्री कमांड जैसा दिखता हो। भाई साहब बहुत सबको स्नेह करते थे, अभी भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नेवी आपने 84 में ज्वाइन की, ये वही ईयर था जिसमें इंदिरा गांधी की हाँ, हुआ था। इंदिरा गांधी का जब हुआ, तो हम लोग उस टाइम ट्रेनिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट वो इंदिरा गांधी हम लोग के बीच में आई थी बालू गाँव में। वो उनका लास्ट डेजिग्नेशन था जब वो वहाँ आई, और वहाँ पे आके उन्होंने हम लोग को संबोधित किया, हमारे साथ ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद जो वो दिल्ली गई है, उसके दूसरे दिन सवेरे ऐसा हुआ। ये जो आप बात बता रहे हैं, ये उड़ीसा में था? उड़ीसा में। तो चिल्का में आप लोग की ट्रेनिंग कैंप? तो चिल्का में ट्रेनिंग चल रही थी, वहीं वो आई और हम लोग को संबोधित किया। हम सब नेवी वालों ने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, और शाम को वो लौटेंगे अपने निवास पे।
दूसरे दिन फिर उनके साथ ऐसी घटना हो गई। ये देखिए, हम लोग की बातचीत में पहले कभी ऐसी बात नहीं आई। बहुत ही ऐतिहासिक घटना की भाई साहब ने बातचीत की है कि जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई है तो उसके एक दिन पहले मीटिंग भाई साहब ने खुद अटेंड की थी। तो अच्छा, जो आप लोग की ट्रेनिंग होती थी तो वो ग्राउंड और वाटर दोनों में होती होगी? हाँ, ग्राउंड वाटर दोनों में होती थी। और हमारे यहाँ स्विमिंग पूल था बहुत बड़ा। तो हमारे यहाँ सवेरे जैसे पीटी, सबसे पहले पीटी होती, उसके बाद परेड के लिए हम लोग यूनिफॉर्म पहन के तैयार होते, ब्रेकफास्ट, उसके बाद परेड, फिर उसके बाद हम लोग का क्लासरूम के बाद हम लोग लंच के लिए जाते, लंच के बाद थोड़ा रिलैक्स, उसके बाद फिर शाम को हम लोग स्विमिंग के लिए जाते। स्विमिंग, स्पोर्ट्स, वेरियस एक्टिविटीज होती थी। और रात में फिर सेल्फ स्टडी, पढ़ाई भी जरूरी थी। अच्छा। साथ साथ जो दिन की पढ़ाई होती थी उसमें शिप के बारे में पढ़ाया जाता कि एक शिप से दूसरे शिप में कैसे सामान ट्रांसफ़र करते हैं, क्या रूटीन होता है जहाज़ का, शिप सेल करता है तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं या क्या वेलफेयर आपके साथ होगा, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ के जो इंस्ट्रक्टर थे वो विधिवत पूरा पढ़ाते थे। और शिप में जो सामान ट्रांसफ़र होता है तो दोनों शिप पानी में है तो एक से दूसरे में जाता कैसे है? हाँ, तो पहले फायरिंग करके तार को इस शिप से उस शिप में ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसको होल ऑपरेशन को जैक स्टे बोलते हैं। जैक स्टे। और इस जैक स्टे में यहाँ से एक जैक स्टिंग के थ्रू तार के माध्यम से उस जहाज में जुड़ता है और इस फुल्ली में कुछ सामान बांध के या वेजिटेबल, फ्रूट, एम्युनिशन, राइफल, कुछ भी सामान या मेन, ये सामान यहाँ से फुल्ली के द्वारा यहाँ से भेजा जाता उस शिप में और उस शिप से ट्रांसफ़र होता इसमें। मीनवाइल जहाज एक ही स्पीड और एक ही कोर्स में चलता रहता, बीच में अपार्ट नहीं होता, डिस्टेंस बिल्कुल बराबर बनी रहती। मतलब दो जहाज बिल्कुल पैरेलल रखने जरूरी है, दोनों की स्पीड और इसमें बीच में जो डायनेमिक्स है वो पानी की भी है। आप समुद्र में चल रहे हैं तो टाइड हो सकता है, इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन बहुत नाजुक और ये भी देखना पड़ता है अतुल जी कि आगे जब ये हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सी बिल्कुल क्लियर हो, अदरवाइज कोई फिशिंग बोट या मर्चेंट शिप बीच में आ जाएगा तो हमें एकदम से ब्रेक करना पड़ेगा। इसलिए हमें एटलीस्ट 32 माइल का पहले सेफ नेविगेशन करना पड़ता है, देन ओनली वी कैन कैरी आउट दैट एक्सरसाइज। अभी मैं वापस अपने मॉडरेटर के रोल में आता हूँ। आपको जब मैंने माइक लगाया तो अचानक आपने अतुल के साथ में जी लगाना शुरू कर दिया। तो वो जरूरत नहीं है, अभी भी आपसे छोटा हूँ, आप बिना जी के आराम से बात करिए। तो अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे मुझे ट्रेनिंग की जब बात हुई मुझे पापा की याद आई कि उनके पास में कोई एयरफोर्स के ऑफिसर मिलने आए थे तो उनसे वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने पूछा था, तो उन दिनों उन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी थी नए लड़कों की, तो कहते थे पहले 6 महीने तो हम लोग फालतू पानी निकालते हैं। तो अब वो मतलब एक्सरसाइज कराते हैं और उनको रूटीन में लाना, क्योंकि आप एक नॉर्मल सिविलियन लाइफ में हैं तो एक अलग लाइफ स्टाइल है, वहाँ जाके आपका एक क्लॉक वर्क की तरह से रूटीन लाइफ है, कितनी बजे आपको जल्दी उठना है, या कई बार अनएक्सपेक्टेड जो है टास्क दे दिए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अतुल बताएं कि मैं आपके घर भी आया कानपुर में और मैंने एयरफोर्स एनसीसी ली थी, तो हमने वहाँ पीएवीटी टेस्ट पास कर लिया था। इसको बोलते हैं पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट। ओनली हमारा एसएसबी सिलेक्शन हो जाता तो मैं एज ए पायलट चला जाता। तो पापा एचएल में थे तो वो हमको अपने एचएल में सीनियर ऑफिसर के पास हमको मिलाने लगे। तो उन्होंने बोला कि बेटा आप
एसएसबी क्वालिफाइड करो और फिर आप पायलट के लिए आगरा जाओ और वहाँ आप जाके वहाँ ट्रेनिंग करो और बीइंग ए पायलट सर्विस करो एयरफोर्स में। लेकिन मुझे नेवी ज़्यादा पसंद थी, मेरे दोस्त ज़्यादातर नेवी में थे, वो आए दिन मुझे बताते थे कि ज्वाइन द नेवी, सी द वर्ल्ड। यहाँ पे मैं जो इन्होंने बात करी ना, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, ये एक उस समय के यंगस्टर के लिए क्रेज था कि आप नेवी में जाएंगे आपको सारी दुनिया देखने को मिलेगी। और मुझे बीच में एक छोटा सा पॉज लेके एक अपनी पर्सनल हिस्ट्री शेयर करते हैं, मेरी नहीं फादर की है। तो उन्होंने भी अपनी यंग एज में सेम टेस्ट दिया था और वो टेस्ट पास भी कर लिया। अच्छा, अब ये 1960 से भी पहले की बात रही होगी, 19। तो ये बताते थे कि अब उसमें साइन जो है वो फादर का लेना ज़रूरी है बिफोर यू कैन ज्वाइन। अब जब वो फॉर्म लेके गए, आप यकीन नहीं करेंगे, घर में मातम हो गया। जो हमारी दादी आपकी नानी थी, उन्होंने रोना पीटना मचा दिया कि ये तो मतलब सीधे ही शहीद होने जा रहा है। हाँ, अब ऐसा वो एक कुछ हमारे यहाँ भी हुआ था। अच्छा, तो वो एक माइंड सेट होता है। तो पिताजी ने तैश में आके वो फॉर्म ही फाड़ दिया, कोई ज़रूरत नहीं, बहुत काम पड़े हैं। तो उन्होंने कहा बाद में अगर हमें मालूम होता तो वो अंकल से साइन करा लेते, वहाँ कौन देखने जा रहा है। हाँ। तो फिर बाद में वो HAL में गए, वहाँ पे उन्होंने उसका टेक्निकल ड्राफ्टिंग करते थे, तो जो प्लेन बनते थे उनकी टेक्निकल डिज़ाइन वगैरह बनाते थे। तो वो तो खैर एक अलग कहानी। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था? हम भी 5 बहनों के बीच में भाई थे। हाँ। तो हमारे यहाँ भी यह ऑब्जेक्शन हुआ, हमारी दादी ने, मेरी माँ ने बोला। हाँ। तो बाद में हमें थोड़ा सबकी गाइडेंस थी कि नहीं नहीं जाओ, कुछ अपना सपना था, जैसा कि दोस्त यार बोलते थे कि ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। और फिर मौका भी मिला। हम आपको बताएं अतुल, हमें नेवी में 15 साल में 16 फॉरेन कंट्री घूमने का मौका मिला। उस पर हम लोग बाद में आते हैं। ये एपिसोड में आपको फिर फाइनली इजाज़त दी किसने? फिर हमारे पिताजी और मम्मी तैयार हो गए। सब बहनों के कहने पे हमारे मामा जी ने बहुत सपोर्ट किया, खुद आपके पापा ने सपोर्ट किया कि हम तो नहीं जा पाए, एटलीस्ट तुम जाओ और अच्छे से आगे नेवी में आगे बढ़ो। हमारे भाई साहब के पिताजी, हमारे फूफा जी परिचालन करते थे, जो पैसेंजर ट्रेन्स थी रेलवे में। तो लोको पायलट थे। अच्छा, वो लोको पायलट थे। और उनकी एक खास चीज़ हम लोग जो है घर में ऑब्जर्व करते थे कि जो अनुशासन और टाइमिंग है वो इतनी उनकी परफेक्ट होती थी कि रिटायर हो जाने के बाद भी जब वो हम लोग के घर आते थे कि अगर 5 बजे जाना है तो मतलब 5 बजे जाना है। फिर वो ये नहीं होता था नहीं भाई साहब चाय बन रही वो पी लीजिए। नहीं नहीं, वो बिल्कुल रेलवे का जैसे टाइम टेबल होता है, इतने बड़ी गाड़ी चलानी है तो इंजन ड्राइवर को प्लेटफॉर्म छोड़ देना वो टाइम पे, इतना पंचुअल। सेम वे आपके घर आते थे तो सेम पंचुअलिटी वही। देखिए वो पंक्चुअलिटी क्या है, वो पुराने टाइम से जो है, जब नया टाइम आता है ना तो वो लोगों के लिए सीरियसनेस की जगह परिहास की चीज़ बन जाती है कि नहीं वो तो घड़ी देख के चलते हैं। पर उसकी कीमत मैंने देखी। हम लोग के एक ग्रैंडफादर थे, जो ग्रैंडफादर से सबसे छोटे भाई, जो प्रोफेसर थे BNSD में और बाद में रिटायर हो गए थे, प्रोफेसर राधेलाल जी अरोरा। अच्छा, उनका थोड़ा स्वभाव तेज था, वो जल्दी किसी को इंटरटेन नहीं करते थे। पर फूफा जी आए थे आपकी शादी का कार्ड लेके। अच्छा। तो वो मेरे साथ में, मेरे पास में उस समय एक TVS चैंप मोपेड हुआ करती थी, तो उस पर मैं उनको सबके घर ले गया। तो उन्होंने उनको जो है न सिर्फ फुल एंटरटेन किया, प्रॉमिस किया आएंगे, सब जगह वो जाते भी नहीं थे और वो आए भी थे। तो वो जो एक पंक्चुअलिटी, जो एक अनुशासन होता है, वो उसको बहुत अप्रिशिएट किया करते थे। वहाँ मुझे समझ में आई कि इन चीज़ों की सीरियसनेस कितनी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। और देखिए मुझे नेविगेशन एंड डायरेक्शन ब्रांच मिली जी, तो उसमें हमारा रोल, पिताजी हमारे रेलवे में ड्राइवर थे, फास्ट थे। नेविगेशन डायरेक्शन मिलने से जहाज में मुझे जहाज चलाने का मौका मिला। उन दिनों पुराने समय में 84 में शायद आपने नोटिस किया हो, लकड़ी के बड़े व्हील होते थे
तो व्हील से जहाज को चलाया जाता था। आजकल तो ऑटोमेटिक है, ऑटो सिस्टम है, ऑटोमेटिक स्टीयरिंग है। आप एक हाथ से स्टीयर कर सकते हैं शिप को, राइट में, लेफ्ट में, पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड मिडशिप चला सकते हैं। उन दिनों ये लकड़ी का व्हील होता तो था। जैसे एक जहाज होता है, ये मैंने मूवीज में भी देखा है, तो बाकी लोगों की जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। स्टारबोर्ड उधर होता है जिधर ये आपका Right side. नेविगेशन व्हील होता है, राइट साइड, राइट साइड, और पोर्ट जहाज के राइट साइड को स्टार्बोर्ड बोलते हैं स्टारबोर्ड बोलते और हैं, लेफ्ट को हाँ। पोर्ट साइड बोलते हैं। पोर्ट बोलते हैं। अच्छा, आगे जो है, जो एरिया है, उस जहाज का फॉक्सल कहलाता है, और पीछे का जो पोर्शन है उसको ईस्टर्न बोलते हैं। स्टर्न बोलते हैं। तो वो पुराने टाइम पे जो है वो व्हील होता था, जैसा अगर फिल्मों के शौकीन हैं और उन्होंने पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी हो, तो उसमें जो कैप्टन बारबोसा चलाता है वो लकड़ी का व्हील बना होता है, उससे जो है उसका डायरेक्शन चेंज किया जाता है, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधे जा रहा है। तो व्हील बेसिकली क्या करता है, जब हम व्हील को घुमाते हैं तो हमें जहाज को बाएं मोड़ना है। हम जब ये घुमाते हैं तो व्हील इज कनेक्टेड विद रडर, रडर, जो जहाज में रडर लगी है। अब जब रडर को हम यूं घुमाते हैं तो पानी का वेव आता है और हमारा जहाज अल्टीमेटली बाईं तरफ घूमता है। तो व्हील कनेक्टेड विद रडर। ये आप कौन सा जहाज की बात कर रहे हैं? ये दूनागिरी, विंध्यगिरी, विंध्यगिरी और दूना। दूनागिरी, विंध्यगिरी, ये फ्रिगेट गाइडेड हैं। और जब हम 89 में शादी के टाइम पे जब मैं पोस्टेड हो गया गोमती में, तो गोमती, गोदावरी, गंगा, ये 3 फ्रिगेट जहाज हैं जिनमें ऑटो स्टीयरिंग भी है। अच्छा, अभी ये हम लोग जो है आपकी नेवी लाइफ पे आगे बढ़े उसके पहले जब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो कोई आपको मज़ेदार संस्मरण याद है जो उसमें हुआ? हाँ, हम बीच में 86 में हम विंध्यगिरी शिप थे, हमें जाना था मॉरिशस। तो वहाँ पे इंडियन ओशन फेस्टिवल होने वाला था। क्या हुआ कि बीच रास्ते में, अब हम लोग तो नए थे, बीच रास्ते में भूमध्य रेखा पड़ती है। तो इक्वेटर लाइन सेरेमनी होती है, तो जो भी नेवी का जहाज या मर्चेंट शिप वो भूमध्य रेखा पार करता है। तो वहाँ पे जब वो पार कर रहे होते हैं तो लॉर्ड वरुण जहाज में ही किसी को बनाते हैं, लेडी समुद्रिका, लेडी वरुण, मंत्री, और वो सब मिल के जहाज में किसी को भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं, आइदर में भी एक कैप्टन आल्सो। तो उसमें एक जैसा कि टब सा बनाते हैं बड़ा सा, उसमें होली डिप लगाते हैं। तो जैसे कैप्टन को लॉर्ड वरुण खुश नहीं है तो कैप्टन को बोल सकते हैं कि 3 होली डिप आपको लगानी पड़ेगी। बाय द वे, आई वाज द लॉर्ड वरुण एंड आई टोल्ड कैप्टन। तो ये बड़ा मज़ेदार प्रसंग है जो अगर आप नेवी लाइफ में नहीं रहे तो नहीं पता होगा कि भगवान वरुण के अवतार में किसी को कर दिया गया समुद्रिका, और वो आदेश दे रहे हैं अपने ही कैप्टन को कि आप होली डिप लीजिए, जो कि एक क्रिश्चियन रिचुअल जैसा होता है कि आप पवित्र पानी में डुबकी लगाएं। तो और उसमें उनके 2 जल्लाद होते हैं, जल्लाद, 2 जल्लाद भाला लेके। हाँ, तो जो भाला तो होता नहीं है जहाज में, तो उन दोनों बोट हुक होते हैं जिनसे जहाज जो बोट है उसको जट्टी तक लाते हैं। तो वो बोट हुक लेके खड़े होते हैं, वो कैप्टन को जबरदस्ती पकड़ के 3 बार डिप लगाते हैं। एक चीज़ और मुझे याद आई, मैं एक शादी में गया था, वहाँ पे कोई एक यंग सज्जन मिले थे जो ये बता रहे थे कि पता नहीं वो मिलिट्री की ट्रेनिंग छोड़ के भाग आए थे, और फिर उनका अदालत में पेशी हुई थी, और मिलिट्री की अदालत अलग होती है, हम लोग को नहीं पता था।
तो क्या लोग ऐसे भी आपने देखे कि जो ट्रेनिंग के बीच से जो है निकल गए, उनका हाँ, क्या बहुत किया होता जाए? है जब लोग चकाचौंध और वाइट यूनिफॉर्म पिकअप ऐसी बाहरी लुक देख के कुछ लोग आते हैं, जहाज ज्वाइन किया, ऐसे ट्रेनिंग ज्वाइन कर गया। अब जहाज जब चलता है तो नेचुरली सी वेव्स हैं, तो हाई टाइड लो टाइड की वजह से जहाज पिचिंग भी होती है और वो वेव्स के साथ साथ रोलिंग भी करता है। ये पिचिंग और रोलिंग क्या होती है? तो पिचिंग जब जहाज जो हाई टाइड लो टाइड की वजह से जहाज ऊपर नीचे जब ऐसे होता है, जो टेनिस हैं कुछ होते हैं जिनको खाना बार बार वोमिटिंग के रूप में मोशन सिकनेस। बाहर आता है, तो वो परेशान होने पे जहाज जैसे ही हार्बर में आता है वो लोग अपना सामान लेके वापस घर चले जाते हैं। अच्छा, तो उनको आप लोग डिजर्टेड बोलते हैं, डिजर्टेड, डिजर्टेड बोलते हैं, भगोड़ा। भगोड़ा। तो उनके पीछे फिर पुलिस उनके घर तक जाती है, उनको पकड़ के लाती है। नॉर्मल पुलिस की, हाँ। आपकी नेवी की अलग नहीं, होती है? उनकी लोकल पुलिस, अच्छा, नेवल पुलिस जाती है, इन्फॉर्म करती है, लोकल पुलिस उनको पकड़ के वापस लाते हैं और फिर उनको शिप के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलता है कि 14 डेज आप शिप से बाहर घूमने नहीं जाओगे। तो ये तब है कि अगर वो उनको समझ में आ जाए कि नहीं वापस रहना है। हाँ, अगर कोई बिल्कुल ही मना कर दे नहीं रहना है, तो फिर अलग उसका procedure। डोमेस्टिक ग्राउंड पे उसको छोड़ा जाता है। अच्छा, तो वो रेयर केस होते हैं। रेयर। लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है कि जो है वो आप जो है एक फैसिनेशन, दिवा स्वप्न जैसा देख लिया, चार्म में आए, और फिर जब वो व्हेन द रियलिटी हिट्स कि जो मोशन सिकनेस, वर्टिकल जो है जो मूवमेंट होते हैं बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाई, तो कई लोग या फिर वो मानसिक टर्बुलेंस ज़्यादा है और उसको भाग गए, तो फिर इन लोगों को किस तरीके से लाया जाता है वो सुनने में कड़ा अनुशासन लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये एक परिवार ही है जिसमें नेवी के बड़े ऑफिसर जो हैं उनको कंसोल करते होंगे। और बाद में धीरे धीरे रहते रहते जहाज में अपने आप ही मज़ा आने लगता है, सीनियर जूनियर Family। सबका मिलना जुलना फ्रेंडली हो जाता है। फिर एक टाइम आता है 5 साल बाद जब आप देखते हो कि जो शादीशुदा है उनको फैमिली क्वार्टर मिला हुआ है, वो लोग अपने घर चले जाते हैं, दूसरे दिन सवेरे जहाज पे आते हैं। तो मुझे भी मौका मिला, मैं भी गया, और 89 में जून में फिर हमारी इंगेजमेंट हुई। और इंगेजमेंट के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आपने कहा कि फैमिली वालों को नेवी की देख के ये ख्याल आता है कि शादी करनी चाहिए। हाँ, परिवार वालों की तरफ से कोई पुश नहीं था कि भाई अब आप शादी काबिल हो गए, इतनी अच्छी जॉब कर रहे हैं? नहीं, परिवार की तरफ से भी रिश्ते आते हैं, तो परिवार में भी माँ बहनें, जब भी आप साल में 1 बार 2 बार छुट्टी जा रहे हैं, होली दिवाली, तो माँ बहनें बोलते हैं कि हमने लड़की देखी है और एक बार तुम भी देख लो। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। और जब मैं गया जून में 89 में, तो हमें भी मेरी बहन ने बोला कि हमने एक लड़की देखी है और उसके यहाँ मिल लो, एक बार चल गए। तो हम गए वहाँ, फिर उनसे मिलना जुलना हुआ। फिर अब आंखों देखी तो वो बताएंगी। तो अभी हमारे इस इंटरव्यू में तीसरी हस्ती का प्रवेश होगा, और यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन कराने के पहले हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग ने कैसे देखा। तो मैं शायद बीएससी में रहा हूँगा या इंटरमीडिएट में जब आपकी शादी हुई। इंटरमीडिएट में। तो 18 साल की उम्र, और मैं बात कर रहा हूँ 88 के कानपुर की, 88-89। काफ़ी कंजर्वेटिव टाउन था, अब पता नहीं काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। तो अगर आप पहली बार अपनी नवविवाहित भाभी को स्कूटर चलाते देखें और उसके पीछे भाई साहब बैठे हों,
तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा कल्चरल शॉक लगता है कि अरे भाई साहब को स्कूटर चलानी नहीं आती, ये तो शिफ्ट चलाते हैं, और भाभी स्कूटर चला लेती हैं। फिर वो भाभी से दोस्ती हुई। अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अपनी ऋचा भाभी से। तो ये हमारी ऋचा भाभी हैं, इन्हीं के बारे में बात हो रही थी कि कुछ भाई साहब को प्रेरणा मिली, शादी करनी चाहिए, कुछ परिवार वालों की तरफ से मिली। तो बताइए कैसे आपकी इनसे मुलाकात हुई, आप लगाइए। हाँ, मेरी फैमिली जो है वो बिजनेस वाली फैमिली थी। तो मैं हमेशा देखती थी अपने डैडी को बिजनेस की बातें कर रहे हैं, भाई भी बिजनेस की बातें कर रहे हैं। तो मेरे मन में था कि नहीं, सर्विस वाले से शादी करेंगे। तो वो भी मुझे डिफेंस पर्सन चाहिए था। तो मेरा भाई जो है वो न्यूज़पेपर में, उसका कोई एक फ्रेंड था, वहाँ पर ऐड दे दिया। तो हम लोगों ने, काफ़ी लेटर्स आए थे, उनमें से चूज़ करे एयरफोर्स वाला, नेवी वाला। तो बाई चांस नेवी वाला जो था वो केवल लखनऊ में था। तो फिर उन्होंने अप्रोच करी, इनकी मम्मी से मिले। मतलब ये इनका घर जो है वो लखनऊ में था इसलिए, या फिर हाँ, उस समय लखनऊ में थे? नहीं, इनका घर लखनऊ में था। और दूसरा प्रेफरेंस था कि डिफेंस वाला मुझे चाहिए था। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, पिक्चरों में देख के या कुछ, मुझे ऐसा डिसिप्लिन वाली मतलब वो चाहिए था कि शायद जो है वो ज़्यादा लुक आफ्टर करते होंगे फैमिली को, उनको प्यार ज़्यादा रहता होगा, ये सब सोच के मन में था। ये जो लुक आफ्टर वाली इन्होंने बात करी है, तो वो जरा फोटो वाली बात बताइए। हाँ, तो पहला इम्प्रेशन जो है वो गलत हुआ। इनसे, इन्होंने हमसे रोका हो गया। उसके बाद जो है इन्होंने बोला मुझे लेटर लिखा करना, मैं तुम्हें लेटर पैड अच्छा सा ला के दूंगा, तुम उसमें लेटर लिखना। तो इन्होंने बोला फ़ोटो भेजना, तो मैंने फ़ोटो भेजी। तो थोड़े दिन बाद पता चला कि फ़ोटो जो है खो गई, किसी ने चुरा ली शिप में। तो हमने बोला जो फ़ोटो को नहीं अपना सेव कर सकता है वो मुझे क्या, मेरी देखभाल क्या करेगा जो फ़ोटो की देखभाल नहीं कर पाया। तो आज बहुत दबा हुआ राज आज बाहर आ गया। और कोई आपको मज़ेदार कहानी याद आ रही है जब आप पहली बार इनके साथ में नेवी क्वार्टर्स में गई और इनके साथ में रहीं? हाँ। मैंने बीएससी करी है, तो बीएससी करके घर के पास ही स्कूल था, वहाँ मैं पढ़ा भी रही थी। तो लोगों को पता चला कि मेरी नेवी वाले से सगाई हो रही है, तो सब लोगों ने इनका नाम रख दिया था समुद्री लाल। तो सब लोग पूछते थे समुद्री लाल कैसे हैं, समुद्री लाल कैसे है। तो उसके बाद 15 अगस्त 26 जनवरी जब बीच में पड़ी, तो हम लोग भी वाइट ड्रेस पहनते, मन में होता नेवी में उधर जाएंगे। भाई साहब स्कूटर चलाना नहीं जानते थे, तो हम लोग को बाद में पता चल गया जब आप स्कूटर चला के हमारे श्यामनगर वाले घर में आई थी। लेकिन आपको तो पहले से पता था कि इन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता। तो आपका क्या रिएक्शन रहा? लगा कि कोई बात नहीं, जो मुझे नहीं आता वो बता देंगे, जो उन्हें आता है वो मुझे सिखा देंगे। तो धीरे धीरे करके यही हुआ। हम लोगों ने कोचिन में जो है आगे चल के स्कूटर लिया, तो वहाँ पर जो है स्कूटर चला के आना था। तो ऐसे ही रुक रुक के हम लोग चला के आए, बाद में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाया और हम कॉन्फिडेंस गेन किया, दोनों ने ही। अच्छा, हम यहाँ जहाँ कनाडा में आए हुए हैं, ये हमारी भतीजी का घर है। और कल मेरी फेसबुक प्रोफाइल से कई लोगों ने, जब मैंने अपनी पिक्चर डाली कि आई एम एंजॉइंग द कंपनी ऑफ ग्रैंड किड्स, तो तमाम लोग चौंक गए कि यार ये रेडीमेड तुम्हारे ग्रैंड किड कहाँ से आ गए। तो वो मेरी भतीजी है। और हमने उसका नाम केनी रखा, के फॉर केरला। हम लोग उस समय केरला में थे, और एन फॉर नेवी, जिसलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा केनी। तो पूरे स्कूल में एक ही नाम होता था, वो कहती थी कि मम्मी कोई और नाम नहीं मिला, तो यही एक्सप्लेन करते थे हम लोग उसके लिए। एजुकेशन एनपीएस में, एजुकेशन भी नेवी के स्कूल में हुई। और यहाँ नेवी नगर है, पूरा मुंबई में नेवी नगर है, 14 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं। ये लोग तो सेलिंग पे चले जाते थे, तो हम लोग को अकेले रहना पड़ता था, पूरा क्वार्टर अकेला। पिक्चरों में हम लोग की इमेज बनी हुई थी मुंबई मतलब बहुत डरावनी चीज़।
तो दिन में जो समुद्र अच्छा लगता था, बिल्कुल समुद्र के किनारे बना हुआ है नेवी नगर। दिन में जो समुद्र की लहरें हमें खुशी देती थी, रात में डरावना हो जाता था। कि जो फैमिली क्वार्टर्स थे वो कोलाबा में सबसे एंड में समुद्र के किनारे बने हुए थे, तो विंडो से सी वेव्स की साउंड रात में, और दिन में इनको अच्छा लगता बालकनी में कि 14th फ्लोर है, सामने समुद्र है, मर्चेंट शिप आ रहे हैं जा रहे हैं, फिशिंग बोट जा रही हैं, लेकिन वही समुद्र रात में बड़ा डरावना होता। नहीं, धीरे धीरे मूनलाइट होती है लेकिन उसकी वेव साउंड वो सब, और घर में अकेला, और हम शिप पे सेलिंग पे। अच्छा, आपकी कभी सबमरीन में नहीं रही है पोस्टिंग? नहीं, पनडुब्बी में नहीं रही। पनडुब्बी में मेरे साथी लोग थे जी। तो उनके पास संडे संडे जाना होता था, तो उन लोग की क्या लाइफ होती है, पानी बहुत कम मिलता है तो वो लोग भेड़ डाली बना लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, और खाने पीने में ये शौक वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं हो सकती, बना नहीं सकते। शिप लाइफ सबमरीन लाइफ से ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि हम ज़्यादातर सरफेस पे रहते हैं। मेरे सबमरीन जो है मर्ज होती है तो अंडर वाटर 2 दिन 3 दिन के लिए वो उसका ड्यूरेशन होता है, वो फिर एक्सरसाइज करके वापस हार्बर में आ जाती है। मेरे जहाज हम 7 डेज के लिए सेलिंग पे जा रहे हैं तो मे भी हम कभी टच करेंगे कोचीन, 3 दिन बाद, फिर 2 दिन बाद गोवा, फिर 3 दिन बाद बम्बे, ऐसे 15 डेज अंडमान चले जा रहे हैं तो अंडमान से लौट रहे हैं, तो 10 to 15 डेज सेलिंग का लंबा पीरियड हो जाता है जहाँ इनको अकेला रहना पड़ता है। भाई ये है कि हमारी लाइफ में थोड़ा सा फ्रेश एयर और सरफेस पे सेलिंग वो ज़्यादा मायने रखती थी। मेरे अंडर वाटर जाने पे आपके ईयर्स पे, कान पे 9 kg का प्रेशर पड़ता है। जितनी ज़्यादा आप डेप्थ में जाएंगे आपके कान पे प्रेशर पड़ेगा। मेंटली आप अंडर वाटर रहते हैं, खाना आपको जो शिप में मिल रहा है उतना बेटर नहीं मिल पाता है। कई सबमरीन हमारी बाहर से आई हैं या कुछ सबमरीन के जो इक्विपमेंट हैं, जैसे उस टाइम रशिया से लाए, जर्मन से लाए, तो वो सबमरीन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे सबमरीनर्स को फॉरेन जाना पड़ता है। वहाँ जाके उनको ट्रेनिंग मिलती है, ट्रेनिंग करके वो लोग आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको जाने का चांस नहीं मिलता है, वो भी जाते हैं, वो भी वहाँ रहते हैं और वहाँ रह के सबमरीन को साथ में लेके आते हैं इंडिया में। जब सबमरीन है वो अंडर वाटर 2 या 3 दिन के लिए जाने वाली है, तो क्या वो लोग भी जो है कुछ इस तरीके का जो है कोई प्रोसीजर, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल तो होते ही हैं लेकिन वो नॉन टेक्निकल भी वो फॉलो करते हैं? जैसे जब कोई शिप पहली बार जो है पानी में उतारा जाता है उसकी क्रैशिंग होती है। See, since they are underwater, they cannot make an event. अच्छा, तो ये They have a seat for captain, they have a seat for a mechanical operator who is operating engine. They cannot mix up, they cannot make a event inside the water. ये आप लोग जब बाहर, जैसे आप बाहर भी गए कई बार, तो वहाँ के आप कुछ जो है जिक्र कर रहे थे कि कस्टम होते हैं कि जैसे आप लोगों लेट्स से सिंगापुर गए, अब सिंगापुर में वो शिप वहाँ पे डॉक रहेगा 4 दिन 5 दिन या जो भी है, तो आपको वहाँ पे सिटी में अगर घूमना है तो अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होती है। देखिए हमारे शिप जो है जी। हमको पासपोर्ट और वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। हम जब शिप पे जाते हैं जी। तो सपोज हम कुवैत जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, उसको गुडविल विजिट बोलते हैं। अच्छा। वो इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा। और हमको बाहर घूमने के लिए, जैसे हमारा शिप वहाँ गया, डॉक होता है, उसके बाद हम में से
33% लोग ड्यूटी पे होते हैं अच्छा, वो शिप और बाकी रेस्ट ऑफ दे कैन गो आउटसाइड, जिसको हम सामान्य भाषा में लिबर्टी बोलते हैं, लिबर्टी में जाना। लेकिन वो यूनिफॉर्म में होता है, अच्छा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में आइडेंटिफाइड वेरीफाइड हो सकते हैं। यदि कल को हमारे साथ कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए हमें यूनिफॉर्म में जाना होता है और यूनिफॉर्म में वापस शिप में आना होता है। उसका भी टाइमिंग होता है, आप इस टाइम पे जाएंगे और इस टाइम पे आप जहाज में वापस आ जाएंगे। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आप कुवैत गए हैं या फिर सिंगापुर गए हैं और वहाँ पे शिप डॉक हुआ और उसमें से 33% लोग तो शिप पे हैं, बाकी जिनको लिबर्टी मिली है वो लोग जो हैं वहाँ जो एडजॉइनिंग सिटीज़ वगैरह हैं तो उसमें जा रहे हैं, तो कभी कभी या तो कोई टूरिस्ट प्लेस है या कोई बाजार है तो उसमें आप अपनी फुल ड्रेस में ही जाएंगे। हाँ, हम अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे और कुछ जैसे सामान लेना है तो उसके लिए हमें मनी मिलती है। जैसे कुवैत है, वहाँ पे दीनार चलता है, तो वो दीनार हमें पहले मिल जाता है तो वो ताकि हम वहाँ पे जाके हम शॉपिंग कर सकें। कुछ हमें अलाउ होता है जो हम इंडियन मनी ले जाते हैं, तो हम वो फॉरेन एक्सचेंज में वहाँ पे मनी एक्सचेंजर हैं उनसे चेंज करके कुछ जो हमें और भी चाहिए तो हम वो नॉर्मली कैमरा है, वॉचेस हैं। ये बातें जो हैं इसलिए यहाँ जान लेना जरूरी है। ये बातें तब की हैं जब शायद क्रेडिट कार्ड भी प्रचलन में नहीं आए थे, तो कैश ट्रांजैक्शन होते थे। तो इसलिए अब क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो फिर वो इंटरनेशनल करेंसी जो है शिप पे ही इन लोगों को दी जाती थी। तो हम लोग को रिश्तेदारों को जो है जब कभी भी आप लोग कैमरा या इस तरीके की चीज़ें लाते थे उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। उसके पीछे कितने सिस्टम ये और जैसे मॉरिशस है तो मॉरिशस में नॉर्मल रुपया चलता है, तो मॉरिशस का रुपये मिलेगा आपको। तो हाँ, ये है कि कुछ जैसे इंडियन ओशन फेस्टिवल है 1986 में मैं मॉरिशस गया तो वहाँ वैजंती माला, डिम्पल कपाडिया, गुलाम अली साहब वो भी आए हुए थे। अच्छा। तो हमारे शिप में भी वो आए, हम इनका स्टेज प्रोग्राम देखने गए, तो वो भी हम लोग को एक मौका मिलता है। हमको एक हमारे एक मित्र ने एक स्टोरी शेयर की थी उनके अब वो पता नहीं आपके साथ थे या नहीं, लेकिन वो भी लखनऊ से हैं और उनके शायद ब्रदर शिप पे थे। और कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी बाहर से जो है प्रेजेंट लाया या कोई सामान खरीद के लाया, तो उन्होंने यूरोप या अमेरिका से पेपर स्प्रे ले लिया। अब पेपर स्प्रे आमतौर पर यहाँ लड़कियाँ अपनी सुरक्षा के लिए रखती हैं कि कहीं जा रही हैं और कोई चोर उचक्का बदमाश मिल गया तो उसके पेपर स्प्रे हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने वो सामान ले गए, उन्होंने अपनी सिस्टर को देना था। अब वो उन्होंने बैग वहाँ रख दिया। अब वो चले गए नहाने, पीछे से आ गए पिताजी। अब पिताजी ने जो है बैग खुला देखा, उसमें उन्होंने वो बॉटल देखी, उन्हें लगा कि ये जो है परफ्यूम है कोई नया, वो उन्हें ब्रांड समझ में नहीं आया, उन्होंने सीधा स्प्रे कर लिया। और स्प्रे होने के बाद में जो उनकी हालत हुई, छींकते खांसते पूरे घर को गरिया रहे हैं। तो उनकी कैसा तुम स्प्रे उठा लाए, ठग लिया तुम्हें किसी ने अमेरिका में, इतनी तुम नेवी में रहे इतने साल, अभी भी अकल नहीं है। फिर उन्हें बताया कि अरे आपने लिया ही क्यों बिना पूछे, ये तो पेपर स्प्रे था। तो इस तरीके से आप भी कभी गिफ्ट लाए और किसी ने उसका उल्टा सीधा यूज़ किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली एक तो हम जो सामान लेके आते हैं तो उसमें ज़्यादातर तो चॉइस होती है वाइफ की, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते क्योंकि कस्टम पीपल भी आते हैं हमारे जहाज में। अच्छा। और कस्टम डिक्लेयर करना पड़ता है, देन ओनली यू कैन टेक आउट दैट आइटम टू योर हाउस। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, अब चाहे वो नेवी आर्म फोर्स वगैरह के थ्रू दौरे पे जाते हों या हमारी तरह टेक्निकल हों, और अगर वो गिफ्ट ले जाना चाहते हैं और उनको सजेशन समझ में नहीं आते या उनके ले जाए गिफ्ट लोगों को पसंद नहीं आए तो ज़्यादा बेहतर है शादी कर लें। तो फिर उन्हें सही सलाह मिलेगी। बस अब आप जैसा अभी बोल रहे थे कि पार्ट 2 भी लाएंगे, तो एक बार फिर बैठक होगी, मे बी इन अमेरिका, इन दिल्ली और इन कनाडा।
तो अगली बार इनकी कुछ और किताबें खुलेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नमस्कार।